subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुझे डर है कि वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। आज का भारत 14 अगस्त 1947 के भारत से बहुत बढ़ गया हुआ है। भारत जो है वो इस खित्ते में थानेदार का एक किरदार है, जिसके लिए वो आजकल कोशिश कर रहा है, और वो थानेदार अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, पाकिस्तान के ऊपर भी नज़र रखेगा, कश्मीर पर गासिबाना कब्ज़ा करेगा और वहाँ से बैठकर चीन की निगरानी भी करेगा, और फिर भारत, अमेरिका और दीगर जो आलमी ताकतें उसके साथ हैं उनके बिहाफ पे इस खित्ते पे एक पुलिसमैन का किरदार अदा करेगा। किस हद तक पूरी होती नज़र आ रही है ये स्ट्रैटेजी भारत की? पाकिस्तान को दुश्वारियां होंगी क्योंकि वो एक दुश्मन मुल्क है जी। वो हर किस्म की दुश्मनी निकालता है। वो पॉलिटिकली हमें ब्लॉक करेगा, वो डिप्लोमेटिकली हमें ब्लॉक करेगा, लेकिन ये कोई डिप्लोमेट बता सकता है कि क्या हम इंडिया की एंट्री को ब्लॉक करने के पोजीशन में भी थे या नहीं। मेरा ख्याल है हम बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं थे। ठीक है जनाब, हमारे एक बैनुल अक़वामी सियासी डेवलपमेंट भी है जो इस वक्त पेश आ रही है। इत्तलात के मुताबिक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर 15 कुल अरकान होते हैं, जिसमें से 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल अरकान जिनको 2-2 साल के लिए मुंतखब किया जाता है, उस हवाले से आज वोटिंग का अमल जारी है। हमारे पास मौजूद इत्तलात के मुताबिक अब से 3 घंटे पहले की इस इलेक्शन में भारत को वाज़े तौर पर यकीन दहानी हासिल हुई भी है। और क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, क्या डेवलपमेंट है और क्या पस मंज़र है इसका कि भारत को अनअपोज आने की अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रही है, इसकी तफसील जानेंगे हम अपने ब्यूरो चीफ जनाब मतीन हैदर साहब से। मतीन तो ये साहब बिल्कुल इस वक्त जो है वो कामरेदा की जनरल असम्बली जो गैर मुस्तकिल अरकान का जो इलेक्शन करती है उसका वहाँ पे आज कोविड के बायस पहली दफा कामरेदा की जनरल असम्बली को खोला गया इस इलेक्शन के लिए। और जो भारत है वो भी सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल, जिसमें आपने कहा 5 गैर मुस्तकिल अरकान का आज जो है वो तकर्रर किया जा रहा है, और पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ी गहरी नजर रखी हुई है। और दीगर ममालिक का जो भी इलेक्शन है उससे यकीनी तौर पे हमें दिलचस्पी नहीं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त सारी सूरत हाल पर बड़ी गहरी नजर रखे हुए, चूंकि सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान के तौर पर इंडिया की एंट्री यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस पैदा करेगी। और जो हमारे सफारती ज़राए वो ये बताते हैं कि एशिया पैसिफिक ग्रुप, जिसका रुकन पाकिस्तान भी है, यानी यूएन का जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उसने इंडिया की इंडोर्समेंट की थी, यानी उसकी सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के लिए पाकिस्तान गुज़िश्ता बरस खामोशी के साथ इसकी इंडोर्समेंट कर चुका है। जब हमने सफारती ज़राए, आला तरीन सफारती ज़राए से बात की और उनसे पूछा कि पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो सफारती ज़राए ने बताया कि गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर इंडिया सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के इश्यूज को हाईलाइट कर सकता है। ताहम जो भी सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान के लिए आइंदा के लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, कश्मीर को हाईलाइट करने से मुतल्लिक प्रॉब्लम होंगे, जबकि इंडिया एंटी पाकिस्तान इश्यूज को सलामती कौंसिल में हाईलाइट करेगा। अच्छा मतीन हैदर साहब, ये भी सब लोग जानते हैं कि इस तरह के जो मामलात होते हैं उसकी लॉबिंग महीनों पहले शुरू हो जाती है, बाज़ सूरतों में 1 साल पहले से भी लॉबिंग हो रही होती है। तो पाकिस्तान की जानिब से भारत को यानी अनअपोज इलेक्शन के हवाले से कोई खामोश हिमायत की सरगोशियाँ मौजूद हैं या क्या है ये मामला? जी बिल्कुल, ये जो है भारत को जो जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान ने इसका वाज़ेह जवाब हमें सफारती ज़राए ने दिया कि पाकिस्तान ने भारत को रोकने के लिए लॉबिंग की ही नहीं। पाकिस्तान ने भारत की एंट्री रोकने के लिए किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं की। तो ये क्या है? इसका मतलब है कि खामोशी के साथ पाकिस्तान चाह रहा था कि इंडिया की एंट्री उसमें हो जाए। बस रजा साहब और थे। आज हालात 5 अगस्त 2019 के कश्मीर के बारे में भारतीय जाबराना और जालिमाना फैसलों के बाद ये 7 बरस की सूरत हाल और है। आज सूरत हाल और बदल चुकी है, लिहाजा इस बात का तकाजा था, मौजूदा सूरत हाल इस बात की तकाजा करती थी कि पाकिस्तान खुलकर लॉबिंग करता और इंडिया की एंट्री इनटू सिक्योरिटी काउंसिल एज ए नॉन परमानेंट मेंबर उसके लिए अपना मौसर किरदार अदा करता। और जब मैंने ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में मुनीर अकरम साहब से बात की, जो संडे को हमारे प्रोग्राम में भी तशरीफ लाए, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इंडिया की एंट्री के बाद
पाकिस्तान के लिए सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा में मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ठीक, आपने अपडेट अभी सुनी, मतीन हैदर साहब तफसीलात बता रहे थे। भारत आज मुमकिन तौर पर अनअपोज मुंतखब हो जाएगा सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अगले 2 साल के दौरानिए के लिए मिल है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान और कश्मीर और भारत और चाइना के तनाजुर में ये डेवलपमेंट, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार की हैसियत से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल लोधी साहब, फरमाइएगा। जी बहुत शुक्रिया। वैसे तो इस सवाल का बेहतरीन जवाब किसी एम्बेसडर को या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को देना चाहिए, क्योंकि मुझे एज ए जनरल प्रोसीजर मालूम नहीं है कि जब आप गैर मुस्तकिल मेंबर बनने के लिए अपना नाम कौन तजवीज़ करता है और कैसे होता है। लेकिन एक बात जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की और जो मैंने सुनी है जी, और आपने भी सुनी होगी, उसके मुताबिक ये कि ये पहली दफ़ा तो नहीं है कि वो मेंबर बन रहा है। पता नहीं मेरा 10वीं या 15वीं दफ़ा वो मेंबर बन रहा होगा। तो मेरा ख्याल है कि जब कोई उनके मुकाबले में खड़ा ही ना हो तो फिर पाकिस्तान ने ज़रूर लॉबिंग जो की भी होगी वो उसको वो दिखाया तो नहीं जा सकता। और कोई ऐसा या तो हो ना, दो लोग उम्मीदवार होते, दो मुल्क, तो पाकिस्तान को ब्लेम करते कि आपने वोट इंडिया को क्यों दिया। सही, जब इंडिया के मुकाबले में कोई दूसरा मुल्क खड़ा ही नहीं हुआ और पाकिस्तान साफ ज़रा उम्मीदवार नहीं हो सकता था, क्योंकि ये बाय टर्न होती है, बाय रोटेशन होती है। तो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को दुश्वारियां होंगी, क्योंकि वो एक दुश्मन मुल्क है। वो हर किस्म की दुश्मनी निकालता है। वो पॉलिटिकली हमें ब्लॉक करेगा, वो डिप्लोमेटिकली हमें ब्लॉक करेगा। लेकिन ये कोई डिप्लोमेट बता सकता है कि क्या हम इंडिया की इस एंट्री को ब्लॉक करने के पोजीशन में भी थे या नहीं? मेरा ख्याल है हम बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं थे। ठीक है जनाब, हमारे ग्रैंड स्ट्रेटजी कह लीजिए वो बनाया हुआ था, उस पर अमल पैरा भी थे। बड़े फख्र से कह भी रहे थे कि 370 डन, 35 डन, राना डन। तो अब उसी में वो डन करने के सिलसिले में लद्दाख का वो इलाका जिससे वो बाकायदा अक्साई चीन और मगरबी चीन को निशाना बना सकते हैं, और दौलत बेग ओल्डी का चूंकि एयरपोर्ट भी इफेक्टिवली हो गया है ऑपरेटिव, साथ उसके जो फौज वहां पर उसने तैनात की थी वो भी उनका ख्याल था कि काफी मजबूत कदमों पर है कि कैश को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने चाइना को ये सबक सिखाने की कोशिश की कि वो अपना जो इलाका है, सो कॉल्ड जो क्लेम है उस इलाका, उसको वो वापस लेने की कोशिश कर रहे थे। भारत जो है वो इस खित्ते में थानेदार का एक किरदार है जिसके लिए वो आजकल कोशिश कर रहा है, और वो थानेदार अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, पाकिस्तान के ऊपर भी नज़र रखेगा, कश्मीर पर गासिबाना कब्ज़ा करेगा और वहाँ से बैठकर चीन की निगरानी भी करेगा, और फिर भारत, अमेरिका और दीगर जो आलमी ताकतें उसके साथ हैं उनके बिहाफ पे इस खित्ते पे एक पुलिस मैन का किरदार अदा करेगा। किस हद तक पूरी होती नज़र आ रही है ये स्ट्रैटेजी भारत की इन तमाम चीज़ों के पस मंज़र में कि जो इस वक्त चीन के साथ लद्दाख में हो रही हैं? जी, आप ठीक कह रहे हैं। भारत को ये जोम था थानेदारी का, और वो 2 प्रेशर थे उसके ऊपर। एक तो अंदरूनी प्रेशर था, क्योंकि वो जिस किस्म के वादे करके बीजेपी आई है, जिसमें एंटी पाकिस्तान रिटॉरिक भी है, बाकी बड़ी ताकत बनने का जोम भी है, कोशिश भी है। और दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर था जो इंडो यूएस जो इनके मुआहदे हुए हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी है, उनको भी कुछ करके दिखाने का था। क्योंकि अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने उनको रोल अदा करने के लिए कहा तो भारत ने तकरीबन इनकार कर दिया था। तो ये उसी जोन में आप सही अंदाजा है कि आगे चल रहे थे। देखिए, भारत जिस कदर आगे आ गया है, मेरे ख्याल को उससे पीछे हट सकता है। सीपैक का जो निशाना बना चाहते थे वो उनके मंसूबे का हिस्सा है। मेरा ख्याल है वो खत्म नहीं करेंगे इसको, और इसको खत्म नहीं करेंगे तो 42 को वजूद में आई और उसके बाद ये लगातार एक्सपेंड होती रही है। ये हमारे आमतौर पे हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। आज का भारत 14 अगस्त 1947 के भारत से बहुत बढ़ गया हुआ है। 40 से 45% ज्यादा रकबा है। उसकी तौसीफ पसंदी के जो अज़ाइम थे वो भी है वहां पर, और नुकसान भी पहुंचाएंगे। नुकसान होगा पाकिस्तान के खिलाफ भी उनकी जो कार्रवाई है, मुझे डर है कि वो इससे पीछे नहीं हटेंगे।